हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर ही रहे होंगे और हमने भी ठान लिया है कि आपको हम 100 में 100 मार्क्स दिलाएंगे, जो आपके सिलेक्शन में बिल्कुल रामबाण साबित होगा। ये हमारी जो सीरीज चल रही है और 17 की जो अलग दूसरी सीरीज चल रही है, वो दोनों। अगर इनकेस आपको लगता है, आपके जहन में ये है कि सर नहीं, मुझे 17 के क्वेश्चन करने हैं, वैसे 21 के तो इतने आसान थे कि आप 17 कर लोगे तो 21 बहुत आसान होगा, ठीक है। तो आप 17 पे फोकस कर रहे हैं, ये आपने साइट से मैंने कंपाइल किया है। या आप विश्वास मानिए, अगर इस पूरी सीरीज को आप देख के जाते हैं तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। यहां से पूरे कंसेप्ट आप सीख के जाएंगे। शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये जो टेबल का सवाल है। अब टेबल के सवालों में क्या है ना कि आपको ध्यान देना होता है बेटा कि क्या पूछा है सवाल में, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको यहां निकाल लो और बहुत आराम सवाल बन जाते हैं। इवन मैं तो कहता हूं ये ज्यादा आसान होते हैं। 10 नंबर में आपका जो लेखपाल में आने वाला है डीआई, वहां से भी ये काम करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मैं डीआई के लिए अलग से क्लास बनाने वाला हूं, प्रैक्टिस सेट लेखपाल के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप का कोई जानने वाला या आपका कोई दोस्त भाई बहन अगर कोई तैयारी कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इंफॉर्मेशन चैनल के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 5 वर्षों 2014 से 18 में 4 स्कूलों QRS और T से वार्षिक परीक्षा में उपस्थित ए और वार्षिक परीक्षा में जो उपस्थिति है, परीक्षा में उपस्थिति ए और उत्तीर्ण पी छात्रों की संख्या 14 और 17 में स्कूल एस से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 15, 16, 17 में स्कूल टी से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या के 90% के कितने परसेंट हैं। सवाल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डीआई में बात यह होती है कि सवाल जो लिखा है डेटा पहले समझ जाओ क्या है। उसने ये कहा है कि 4 स्कूल हैं QRST, ठीक है ना। उसमें एक बता रहा है कि उपस्थिति है और पी बता रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। तो आपसे पूछा है 14 और 17, तो 14 पे फोकस करेंगे और 17 पे। पहले तो ध्यान दो, 14, 17 में स्कूल एस में उत्तीर्ण, तो स्कूल एस ये है और ए जो है उपस्थिति है, ये क्या है उपस्थिति है और ये क्या है उत्तीर्ण है। तो 14 में जब आएंगे तो यहां पे बात करेंगे 14 में, और 17 में आएंगे तो यहां पे बात करेंगे। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 3, 10 के 0 हासिल 1, ध्यान समझना, ठीक है ना। और 7, 4, 11, 1, 12 के 2 और 2, 2, 4 ही कितना हो जाएगा 520। इसका मतलब ये है कि 2014 और 2017 को मिलाकर टोटल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं यस में। तो आप कहेंगे उत्तीर्ण पी क्या है, पी उत्तीर्ण है, तो दोनों को जोड़ दिया, 520 छात्र उत्तीर्ण हुए। सिंपल सी बात है। सवाल समझ में आएगा तो आप बहुत तेजी से कर पाओगे, ठीक है, इसलिए पहले आराम समझ लो। फिर कह रहा है कि 15, 16 और 17, ध्यान दो कि 15, 16 और 17, तो देखो 15, 16 और 17, ठीक है ना। 15, 16, 17 में स्कूल टी से उपस्थित होने वाले छात्रों, यहां तो पास होने वाले थे, यहां उपस्थित स्कूल टी में, इसका मतलब ए पे फोकस करेंगे। तो 15 क्या है, ये है, 16 ये है, 17 ये है, तो 3 त्रिका 900 कितना हो जाएगा 70। बस सिंपल सा यही पूछा है आपसे क्या। इसका मतलब ये है कि 970, ध्यान समझना, कह रहा है कि टी में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या के 90% कितने परसेंट है, कौन, ये जो एस में उत्तीर्ण है जो। तो 970 का 90%, ध्यान समझना, का ये 520 कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा। बस इतनी सी बात करना है। अगर डेटा समझ में आएगा तो सवाल आपका खत्म हो जाता। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस बात को समझो, ठीक है ना। कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे पहले इस बात को समझो। देखो ये दोनों जीरो यहां से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं 9 से करूंगा तो 11 बार जाएगा, भैया 11 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, समझना मेरी बात को। तो मैं इसको 11, 9, 99 करता हूं, ये 9 से थोड़ा कम आएगा, आएगा, एग्जैक्ट नहीं करना है, 9 से थोड़ा कम आएगा। तो कहता हूं मैं कि 9 पे 6 45, 7 70, ठीक है ना, और 9 7 63, 9 7 63 और 7 70 70, तो 9 6 70 है ना, 9 7 63, इसका मतलब 57.7 से ज्यादा आएगा। 57.7 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 59.6। एग्जैक्ट निकालने की तरफ मत जाना, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। आप प्रैक्टिस में क्या सीखेंगे, सवाल का अप्रोच देखेंगे, आप सीखेंगे कैसे सवालों को करना है।
मैंने आपको बता दिया कि सवाल कैसे करना है। अगर नहीं समझ यहां दिख रहा तो मैं फिर से बता देता हूं कि स्कूल टी में जो उपस्थित छात्र थे वो 970 थे। देखो कितना थे, 970 थे। कह रहा है कि इसका जो 90% है, इसका जो 90% का जो स्कूल एस में उत्तीर्ण छात्र हैं वो कितना परसेंट है, तो 520 है ना। और उत्तीर्ण छात्र की बात करूंगा तो यहाँ पे 100% निकालेंगे, एक जीरो कट जाएगा यहाँ से। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये दोनों जीरो यहाँ से कटेगा। अब यहाँ क्या बचा, 9, तो 9 से कट करूंगा तो मैं कहता हूँ 11 9 99, 11 दशमलव समथिंग आएगा ना, ज्यादा है। इसको 11 से कट करूंगा तो ये क्या है, 11 9 99, मतलब 9 से कम रहेगा थोड़ा। और 9 से कम रहेगा तो जो वैल्यू आएगी उससे बड़ा आंसर होगा। तो ये 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 पीछे 45। अगर बेटा ये नहीं करोगे, ये चीजें आपको अगर नहीं आती हैं तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। सीखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। आप देखिएगा अपने साइड से वीडियो रोक के आप कैलकुलेट करिए कि देखिए एग्जैक्ट निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाएंगे, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। 9 पीछे 45, 5 2 7 70, 9 से 63 है ना, 7 और 9 से 63, मतलब आंसर जो भी आएगा 57.7 से ज्यादा आएगा। और एक ही ऑप्शन 57, ये तो 4 ही है ना, इससे ज्यादा आएगा तो एक ही ऑप्शन है 59.6, एग्जैक्टली यही आएगा। आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। करा की तालिका दिसंबर 2020 के महीने के दौरान एक कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय और उनके सभी आय स्रोतों को दर्शाती है। वरुण के वेतन के अलावा उसकी शेष आय से अनुपात कितना है। तो पहले इस टेबल को समझ लो। ये कह रहा है कि स्रोत हैं वेतन से अमित, सुरेश, नितिन। यहां पे सिर्फ बात किसकी की गई है, वरुण की बात की गई है, ठीक है ना। अब वरुण की जो वेतन है वो कितना है, 42,000। लेकिन अन्य स्रोतों से शेष आय, अधिलाभ, अधि समय, तो वो 75 इतना कमाता है। तो अनुपात आपसे पूछा है तो कुछ नहीं करना है, आप 42,000 का रेशियो ले लो। क्या ले लो, 42,000 का रेशियो ले लो। आप जानते हैं 14 3 42, मैं कहता हूं कि आंसर तो वही होगा जो 3 का मल्टीपल बनेगा। तो 8 2 10 1 11 ये नहीं है, पहला ऑप्शन ध्यान समझना। 5 5 10 2 12 ये तो है ना। 6 ये नहीं है, 8 2 10 1 11 ये नहीं है। मुझे एक ऑप्शन मिल गया, मैंने कहा यही आंसर होगा। आप कहेंगे सर आपने कुछ किया नहीं। मैं कहता हूं कि वरुण के वेतन के अलावा, तो मुझे बताओ वरुण का ये क्या है, आप मुझे जरा बता दो। तो आप कहेंगे सर वरुण का वेतन है, उसके अलावा अन्य स्रोतों से, मतलब कि उसकी शेष आय से अनुपात, शेष आय उसकी ये है, क्या है, ये है। तो आप जोड़ लीजिए, एग्जैक्टली यही आएगा। तो मैंने तो पहले ही ऑप्शन पे, रेशियो में जो पहला वाला था उस पर मैंने फोकस किया है। अगर 2 मिल जाता तो मैं आगे करता, 2 मिलता तो आगे करता, ठीक है ना। ये सब आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हुई एग्जाम में। आप जोड़ोगे, मैंने कुछ किया क्या, इधर किया क्या, नहीं किया, मैंने तो इतने से ही आंसर निकाल लिया। आप कहेंगे सर ये मैंने अपने आप से नहीं बनाए, प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। डेटा ऐसे ही पूछा जाता है कि देख के डर जाओ, जब आपको तरीका पता होगा तो आप सवाल निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा आपको लगता हो कि सर नहीं निकाल के दिखाओ, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक, और 0 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 और 7 2 9 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये 0 यहां से कटेगा, कट गया। अब देखो किससे कटेगा, ये 8 से कट जाएगा, यस कटेगा। तो 8 5 40, 2 42, 8 2 16, 4 8 5 40, 528 हो गया। और 525 हो गया, आ ही गया, क्या करना है, पहले ही नंबर पे आ गया। 8 से करूं तो 8 1 कम 8, 2 10, 8 2 16, 6 8 8 64, 128 आएगा नहीं। पर आपको क्या जरूरत है इतना करने की, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये कतई नहीं करने का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें कि 5 विषय ए बी सी डी और ई में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। मतलब वो कहता है कि 5 विषय हैं, ए विषय है, बी सी डी ई, ठीक। 75 का पूर्णांक था, 80 का पूर्णांक था, 100 का पूर्णांक था, 50 का और 150 है। लेकिन जो द्वारा प्राप्त अंकों का को प्रतिशत में है, तो कह रहा है कि विषय ई में अमित, अभि और अनुज द्वारा प्राप्त अंक विषय बी में सभी 6 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के कितने % से अधिक है। कैलकुलेटिव सवाल है, ध्यान समझिए, हो जाएगा, कुछ नहीं है। कह रहा है कि जो ये दे रखा है ना, ये परसेंट में दिया है। मतलब जैसे कि 75 नंबर का एक मंजू जो है, 75 का पूर्णांक था सब्जेक्ट ए में, उसको 68% मार्क्स मिले, क्योंकि उसने कहा है कि 5 विषय इतना है, 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत का प्रतिशत है ये, ठीक है ना। किसमें है, प्रतिशत में। तो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं इसको कहां पे बनाऊं, एक लाइन में ही बनेगा, कुछ नहीं करना। पहले मैं कहां फोकस, विषय ई पे, ई में फोकस करूंगा। विषय ई में अमित, अभि और अनुज द्वारा प्राप्त अंक, अमित,
अभी और अनुज द्वारा, अमित कौन है, ये है, अनुज कौन है, बहुत सावधानी पूर्वक करने की जरूरत होती है, अभी कौन है, ये है, ठीक है ना। मतलब 150 में 80%, 120, 84% 150 में, फिर 74% की वैल्यू निकालो, टोटल जितना आएगी आप कह दो कि इतने मार्क्स इन तीनों को मिले। कह रहा है कि ई में इतने प्राप्त अंक, विषय बी की बात कर रहा है। फिर देखो विषय बी में सभी छात्रों 6 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब इनका अधिक है इनसे अगर देखा जाए, क्योंकि इनका क्या है, इनका पूर्णांक ज्यादा है ना। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा कि बी में कितने मार्क्स मिले, पहले ये देख लो बी में कितने मार्क्स मिले। तो मैं कहूंगा कि 80 है, ध्यान सुनना, 80 का जब हम 85% लिखेंगे तो 85 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो मैं पहले ही 100 बाहर कर लेता हूं, मेरी बात ध्यान समझना। तो मैं लिख दूंगा इसको क्या, 85, ठीक है ना। इधर क्या लिखूंगा, 65 बटे 100, 65 लिख दूंगा, 100 तो मैंने बाहर ले लिया है। 75 बटे 100 मैंने 75 लिख दिया। फिर 55 बटे 100 मैंने 55 लिख दिया। उसके बाद क्या है, 65 बटे 100, 65 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, 70 बटे 100, 70 लिख दिया। समझ में आई कि नहीं आई। अभी कुछ मत करो आप, इनको यहाँ पे ऐसे लिखा रहे हैं तो इनको जोड़ लो, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25 से कितना आ जाएगा, 5, ठीक है ना। यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ, 25 कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 5 7 2 9 6 15 5 20 27 3 30 3 33 33 7 40 1 41, कितना आ गया, 415 हो गया। ध्यान से समझना, मैं सोचा 0 रो आएगा कट कर दूंगा, इसलिए मैंने नहीं किया इसको। अब मैं इस बात को समझिए कि जो 80 बटे 415 है, 80 बटे है तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, इसको लिख सकता हूं मैं 4 बटे 5। यही आपके बी में सभी जो 6 छात्र हैं उनको बी में प्राप्त अंक कितने हैं ये पता चल जाएगा मुझे। तो मैं कहूंगा कि 5 अठे 40, 1 41, 5 3 15, तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 अठे 32, 1 33, कितना हो गया, 332 आ गया। आप कहेंगे यस सर आया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो यहां पे देखो कि 150 का 80% कितना बनेगा, तो आप ऐसे लिख लो, इसको भी लिखो क्या, 150 80% निकालोगे तो ये 100 बाहर ले लो, बात ही खत्म हो गई। आप यहां पे डायरेक्ट 80 लिख दो और फिर क्या लिख दो, 84 और 74 लिख दो। इससे फायदा क्या होगा, अभी हो सकता है मेरा ये कट जाए, ठीक है ना। तो 4 4 8, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि 150 बटे जो 100 है ना बेटा, और ये 4 कितना हो जाएगा, 8, और 8 8 16, 4 20 3 23, कितना हो गया, 238। मैं कहता हूं हाँ, 5 दुनाई 100, 50 दूना 100, 50 3 है, कितना हो जाएगा। तो इसको 2 1 कम 2, तो क्या लिखूंगा, 3 गुणे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा, 338 हो जाएगा। इसका मतलब जो है ये कितना अधिक है, बस आपका सवाल खत्म हो गया। मतलब कहने का है कि विषय ई में अमित, अभी और अनुज द्वारा प्राप्त अंक विषय, तो प्राप्त अंक कितने, 338 हैं। विषय बी में सभी 6 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है पहले बताओ। कह रहा है कि इन सभी 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों से कितना अधिक है, तो मतलब किससे, उससे। तो 332 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर ये 300, सही लिखा है मैंने, 19 से 57 होता है बेटा, 38 नहीं होगा, 357 हो जाएगा। देखो अभी गड़बड़ हो गया होता, ठीक है ना। डिफरेंस ले लो, तो 7 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5, 5 में से 3 गया 2, और यहीं पे मैं 100 लिखूंगा, ठीक है ना। क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। मैं ये कहता हूं कि अब मैं सिंप्लीफाई करूं, मेरा आंसर किस में आया है, पॉइंट में आया है, किस में आया है, पॉइंट में आया है ना। तो मैं 25, देखो ध्यान से, 25 से कम 25, ठीक, ध्यान समझना कैसे सॉल्व करना है, पूरे पॉइंट पे लेकर नहीं जाऊंगा, गारंटी आंसर आएगा। 25 से कम 25, 5 3 8 82, 25 3 कितना हो जाएगा, 75, और 7, और 25 दूना 50, मतलब 13 दशमलव समथिंग से ज्यादा। आप बताओ 1/14 का क्या होता है, 1/14 क्या होता है बताओ भाई। तो 14 सते 98 है ना, 7.28, या ऐसे कहते हैं आप। इसका मतलब है कि ये 13 है, अगर 14 है तो इतना आया है, 13 है तो और ज्यादा आएगा, 7.28 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब 7.2 में एक ये है और एक ये है, मतलब 7 पॉइंट में, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये अप्रोच आपको बना के चलना पड़ेगा। आप देखिए कि 3 के तीनों सवाल में, मतलब 2 सवाल में तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन ही नहीं निकाल पाएंगे। मतलब निकाल क्यों नहीं पाएंगे, निकाल तो लेंगे ही,
पेपर छूट जाएगा। तो ये अप्रोच बना के चलना बेटा। कोई एग्जाम में ये जानना, पढ़ाई के दौरान कंपटीशन में ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आप ऐसे सवाल आया और पूरे फुल कैलकुलेशन के मूड में हैं आप, तो पेपर छूट जाएगा, आता हुआ फिर आप बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। ठीक है ना। चलिए, करा कि अंकों 2, 3, 4, 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप कहेंगे 2 अंकीय सम संख्याएं हैं, उनके तरीके कितने हैं, 4 अंक हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। ये बात आपको, आप ये समझिए कि मान लीजिए कि 2 अंकीय संख्या बनाना है ऐसे, ठीक है ना, 2 अंकीय संख्या बनाना है, तो यहाँ पे 2 अंकों इतना इतना है आपके पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कहूंगा या तो यहाँ पे 2 होगा या तो यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो आप वैल्यू उठा के पुट, तो यहाँ पे आप वैल्यू 2, 4 रख सकते हैं। आपके मन में आया तो 2 रखा है या तो 4 रखा है, एक रख दिया आपने, कहा यस सर ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ क्या रख सकते हो। आप यहाँ पे अगर 2 रखा है तो आप यहाँ 3 रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या रख सकते हो, यहाँ 4 रख सकते हो, यहाँ पे 5 रख सकते हो, ठीक है ना। तो कितनी संख्याएं बन गई, 3 संख्याएं बन गई। मेरी बात ध्यान समझना, और भी तो रख सकते हो, 2 अंकों के 2 भी तो रख सकते हो, या 2 भी रख सकते हो, ऐसे बन गई। तो सेम अगर मैं यहाँ पे ऐसे 4 रख दूं तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी, एक ये बनेगी, एक इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ। और सेम अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं तो क्या रख सकता हूं, देखो 2 है ना, 3, 4, 5, एक इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन आप सिंपली 4 टू 8 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे बेटा, तो कह रहा है कि 2 पासों को एक उछाल में योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो मेरी बात समझिए, जो कुल 2 पासों को उछाला जाएगा तो टोटल जो संभावना होगी कितनी बनेगी, तो कुल जो संभावना होगी, या आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 गुणे 6 36 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 से अधिक आने की प्रायिकता, तो क्या होगा, इसका मतलब 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं कहता हूं कि 2 पासे उछाला गया और एक में, डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं और हम आराम से कहेंगे कि अगर एक में 8 आया, तो मेरी बात ध्यान समझो, तो 2 आ सकता है एक में 6 आ सकता है, ठीक है ना। 6 से ज्यादा तो पासे में होते नहीं, 1 2 3 4 5 6। एक में 3 आया तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या आया, दोनों में 4 4 आ सकता है, इनको पलट दो तो ये तो पलट जाएगा नहीं, तो इसका मतलब टोटल कितने बन जाएंगे, 5 बनेंगे, ठीक है ना। अगर 9 की बात करूं तो 3 और 6 9 होगा, ठीक है ना, और 4 और 5 कितने होंगे, 9 बनेंगे। अब आप 5 5 10 हो जाएगा, इसके आगे नहीं बनना है, तो पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगी। यहाँ पे 10 आएंगे तो आप 6 इधर लिखो तो 4 है, 6 4 और 5 5 बन सकता है, तो 4 6 लिख सकते हो, कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे। आप नहीं समझे, इसका पलट दो तो 1 6 4 भी आ सकता है, 3 हो जाएगा। 11 है तो यहाँ पे 6 लिखो, 1 के लिखो 5। अरे भैया किसी भी पासे में 6 से ज्यादा गिनती होती ही नहीं है ना। तो 6 5 हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5 6 लिख सकते, 5 6 है तो 6 5 लिख दूं, तो कितने होंगे, आप कहेंगे सर 2 हो गए। और ये कितने बनेंगे, दोनों में 6 6 आ जाए बस, तो 1 बनेंगे। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसका मतलब है कि 15 बटे टोटल आउटकम कितने हैं, 36 है। नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 3 5 15 और 3 12 36 हो जाएगा। सो ऑप्शन 5/12 इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि किसी पास में, जैसे सवाल पढ़ लिया आपसे, देखो क्या क्या सीखा इस सवाल से, 2 पासे हैं, 7 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो 2 पासे टोटल आउटकम 36 हो सकते हैं, लेकिन 7 से अधिक मतलब 8 आने की प्रायिकता कितनी है, 5 है। बार बार सवाल को जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। और 8 से अधिक मतलब 9 आने की जो प्रायिकता है कितनी होगी, 4 होगी। और 10 आने की प्रायिकता कितनी है, 3 है। और 11 आने की प्रायिकता 2 है, और 12 आने की प्रायिकता 1 है। तो टोटल कितनी होगी, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 होगी। और इसी 15 को उठा के यहाँ पर रख दिया, तो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। तो 15 बटे 36 हो गया, तो 5 बटे 12 आ गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं कि एक व्यक्ति एक यात्रा पर 4 स्थानों चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई का दौरा करना चाहता है। व्यक्ति द्वारा मुंबई से बिल्कुल पहले चेन्नई का दौरा करने की संभावना क्या है, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हैं, देखो चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई कितने हैं, 4 हैं, तो नीचे 4 तो आना ही आना है, ये कभी नहीं हो सकता 6, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि और मुंबई में बिल्कुल
पहले चेन्नई का दौरा करने की जो संभावना है वो 1 है, 1/4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने तरीकों से 12 लड़कियों को 50 सीटों वाली एक पंक्ति में रखा जा सकता है ताकि कोई भी लड़की अगल बगल सीटों पर नहीं बैठ सके? तो मैं कहूंगा कि ध्यान समझो कि 50 सीट है, ठीक है ना, लड़कियां कितनी 12 हैं, अगर सीटें 50 है तो जगह कितनी हुई 49 होगी। नहीं समझा, मैंने कहा कि 1 सीट 2 सीट 3 सीट, 3 सीट है तो उनके बीच जगह कितनी है? तो आप कहेंगे सर 2 जगह है, एक ये और एक ये। बताओ भाई, फिर अगर मैं कह दूं कि 4 सीट हैं तो उनके बीच जगह कितनी है? कितनी है? 3 है। तो जितने सीटें होंगी उनके बीच में जगह उतनी होगी, तो खाली जगह, अब मैं कहूंगा कि कुल जगह कितनी है, कुल जो जगह है, ये सब समझ लो, सेकंडों में सवाल बनेंगे पेपर में। कुल जगह कितनी है तो एक कम हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 49 है। अगर मैं कह दूं कि खाली जगह कितनी है, जरा बताओ खाली जगह कितनी है, तो आप कहेंगे कि 49 में से 12 बैठे हैं, बाकी तो खाली जगह है ना। तो कितना हो जाएगा? 27, नो 37 खाली जगह है। मतलब 37 जगह को आपने सेलेक्ट किया, 12 को अरेंज करना है, तो हो जाएगा कि 37C12 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? कहने का मतलब है कि जितनी जगह सीट होती है उसमें खाली स्थान जो होता है एक कम होता है। 49 खाली स्थान है, 12 लड़कियां हैं, मतलब 49 स्थान है, बीच में गैप 49 का है, खाली नहीं बता सकते ऐसे। टोटल जो जगह है ना 49 है, जिसमें से 12 भरी बच्चे बैठाना है, तो खाली कितना? 37। उन्हीं खाली पे ही तो आप अरेंज करेंगे। तो पहले 37 को सिलेक्ट किया, फिर अरेंज किया, तो 37C12 हो जाएगा तरीके से। अगले सवाल की तरफ आते हैं। दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है कि अगर कॉमन रेशियो अगर 1 से कम है तो जो योगफल होता है जीपी का, सम ऑफ जीपी जब निकालेंगे तो हम कहते हैं ए 1 - r की पावर n अपान 1 - r। आप यहां पे देखेंगे तो r की जब वैल्यू निकालने चलेंगे तो 4 बटे क्या है 121 बटे 4/11, तो 11 के रेहम 121, 11 के रेहम क्या है बेटा 121, 4 से 4 कटेगा, तो मैं कहूंगा कि r की जो वैल्यू है बेटा 1/11 है, ठीक है ना, 1/11 है। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आप मुझे बताओ a कितना है, तो आप कहेंगे कि a दे रखा है 4/11 दे रखा है, ठीक है। चाहिए क्या? a r बस। तो a अगर 4/11 है तो 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और 1 माइनस r की वैल्यू 1/11 है, ठीक है, और 1 माइनस 1/11 की पावर क्या है? n है, ठीक है। यहां से इस 11 से 11 कट जाएगा तो यहां बचेगा क्या? 4 बटे मतलब 11 कट जाएगा, और 11 - 1 करेंगे 10 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/10 आ जाएगा, और 1 - 1/11 की पावर क्या होगा? n हो जाएगा। तो 4/10 है क्या? नहीं है। तो 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि 2/5 आएगा। एक ही जगह ऑप्शन है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है आपको सीधे, और आप देखिएगा कि आपके पेपर में इससे हार्ड सवाल नहीं आएगा, एकदम एज इट इज सवाल। अगर जीपी सीरीज के सम पे आएगा तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आना है। अगर आप 10 सेट देखेंगे, 10 सवाल देख कर रट जाएगा, आप देखते ही 5 से 7 सेकंड में कर देंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। बेटा क्या कह रहा है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, भाज्य ज्ञात कीजिए। तो आप ये जानते हैं कि भाज्य बराबर होता क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या है? शेषफल है, ठीक है ना। तो क्या कहा है उसने? जो हमारा, मैं देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेषफल का 9 गुना है, क्या हमारा जो भाजक भागफल का 18 गुना, तो शेषफल का 9 गुना, शेषफल 26 है। तो जो हमारा भाजक है ना, मेरी बात ध्यान सुनो, वह शेषफल का मतलब 26 का 9 गुना है। इसका मतलब ये हो गया कि 26 धामा 260, तो 260 में से आप 26 घटाओगे तो 30 हो जाएगा, 234 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 234, ठीक है ना। 6 54 9 दूनी 18, 18 5 23। तो आपने ये कह दिया कि भाजक कितना है? 234 है। ध्यान समझना, अभी समझा देता हूं,
ठीक। लेकिन जो भागफल है, जो भागफल है क्या है, इसका 18 गुना है ना। भाजक भागफल का 18 गुना है। इसका मतलब है कि मैं यहां बताता हूं ऐसे, जो भाजक है ना, भाजक है वो भागफल का ऐसा कह रहा है 18 गुना है। इसका मतलब इसका 18 गुना, तो ये 18 इधर आ जाएगा, तो मतलब भाजक को 18 डिवाइड को तो भागफल मिल जाएगा। तो मैं कहता हूं 18 एकम 18 और 5 और 18 यहाँ क्या हो जाएगा 54 और प्लस शेषफल कितना है 26। आप यूनिट डिजिट मैच कराओ, देखो पता चल जाएगा, ठीक है ना। 4 नहीं 12 के 2 और 6 2 8, एक ही ऑप्शन 8 है। अरे भाई 4 नहीं 12 के 2 और 6 8, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो देखो ऐसे कर लिया करो कि ये जो भाजक है ना, ये जो भाजक है, भाजक और भाज, इधर क्या लिखते हैं हम, भागफल लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, शेषफल लिखते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यही कहा था कि इसका 9 गुना है, तो 26 गुणे 9 करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, और जो आया इसको आप 18 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। भाजक गुणे भागफल प्लस क्या आ जाएगा, शेषफल आएगा। तो ये 26 गुणे 9 किया तो कितना मिला था, 234 मिला था, 234 मिला था। 234 को मैंने 18 से डिवाइड किया तो कितना आया था, 18 3 54 13 आ गया। तो इसका मतलब है कि 234 गुणे 13 प्लस 26, यही आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो 4 3 12 के 2 प्लस 6, तो मैंने कहा आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1400 और 1800 के बीच यक्ष वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को बहुत आराम से हम लोग बना पाते हैं। हम कहेंगे कि हम पहले संख्या निकालेंगे कि इसके बीच की एक्चुअली संख्या क्या है। संख्या कैसे निकलेगी, आप एलसीएम ले लो किसका, जो नंबर दिए गए हैं 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 12, इनका जो एलसीएम आएगा 9 8 और 5, तो 8 45 9 36 360 आ जाएगा। इसका जो संख्या निकालना होगा इंटू के प्लस प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है, ऐसे लिखेंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि जो सर संख्या है ना वो 360 के प्लस 3 है। संख्या क्या है, 360 के प्लस 3 है, लेकिन नहीं, वो संख्या क्या है 1400 और 1800 के बीच में है। इसका मतलब है कि आप के की ऐसी वैल्यू रखो जो 1400 से जस्ट बड़ी, 1800 से छोटी हो। ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि अगर 4 बार लेके जाऊंगा तो मेरा नंबर 3 चौक 12 6 चौक 24 चला जाएगा। तो के की वैल्यू में 4 अगर पुट कर दूं तो 36 में 72, 72 में 144, 1440 हो जाएगा, और प्लस का 3 तो 1443 हो गया। उसने यही कहा है। उसने क्या मतलब कि 1400 और 1800 के बीच की वह सबसे छोटी संख्या 1440 है, जिसे 5 6 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है। अब कह रहा है यदि संख्या x को 11 से विभाजित किया जाए तो मैं कहता हूं कि 11 एकम 11 3 14 34 11 33 11 एकम 11, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाया जाता है। आपके एलसीएम लेने की बढ़िया तरीके से आप एलसीएम ले पाते हो, ये नहीं कि आप 2 गुना फैक्टर करते हो। प्राइम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जाता है। दो संख्याएं 5 8 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में से 18 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। ठीक है। मैं ये जानता हूं कि दोनों संख्याओं के बीच, मगर मैं कह दूं संख्याएं क्या हैं, तो आप कह दीजिए 5x और 8x, इनके बीच का जो अंतर है ना वो 3x है। x हम निकाल के लाएंगे तो मैं कहूंगा आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहां तो हम बता नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि 3 के सारे मल्टीपल है, होता तो बता देता। तो मैं कह दूं कि अगर संख्या 5x और 8x है, ठीक है, पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाता है, तो 1 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो 5 दे 15, 15x माइनस 15 यहाँ क्या हो जाएगा 45 बराबर 8x प्लस 18। ये इधर आएगा तो 7x हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो 8 5 13 के 3 4 1 5 और 1 6 7 9 63। इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितना मिल गई 9, और हमें 3x निकालना है तो x निकाल लिया मैंने। तो मैं कहूँगा 3 गुणे 9 कितना आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं।
कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार ने 400 रुपये प्रति पंखे के मूल्य पर 3 पंखे खरीदे। ऑफ सीजन सेल के कारण उसमें एक पंखे को उसके क्रय मूल्य के 1/8 पर बेचा। ठीक है ना। हालांकि पूरे सौदे में वह 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे अन्य दोनों पंखों को एक साथ कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना होगा। ठीक है ना। सवाल समझ में आई होप कि आया होगा। अगर नहीं आया तो सवाल हमेशा कोशिश करो कि सवाल की जो पूछ रहा है, जो थीम है एक्चुअल में, उसमें क्या क्या चीजें दी रहे, कीवर्ड हैं, वो आप निकाल लो कि आपके मन में ये बात चल जानी चाहिए क्या क्या है। तो इसने कहा कि 3 पंखे 400 रुपए के हिसाब से खरीदा, इसका मतलब तीनों पंखे की कीमत 1200 रुपये हो गई। ठीक है ना। इतनी बात मन में ओरल हो गई सवाल पढ़ते समय। तो उस तरीका सिखा रहा हूँ। सवाल तो सब पढ़ाते हैं और सब पढ़ते ही हो, लेकिन उसका अप्रोच कैसे अपने अंदर ढाला जाए, ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं। ऑफ सीजन सेल में कारण एक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 1/8 मतलब है कि हान पर बेच दिया गया। इसका मतलब है कि जो 400 रुपए एक चीज थी वो 7/8 पे बेच दिया गया। तो मैं कहता हूं कि टोटल जो पंखे है ना, उनकी जो सीपी है वो 1200 रुपए है, लेकिन एक पंखा जो है वो 400 रुपए का है, तो उसको 7/8 पे बेच दिया गया। 1/8 हान मतलब 8 रुपए की चीज एक नुकसान में बेचा गया, 7/8 बेचा गया, तो 8 × 40, तो मैं कहूंगा कि कितना हो गया, 350 रुपए में बेचा गया। लेकिन चाहता क्या है वो, आगे देखो, पूरे सौदे पर वो 20% का लाभ चाहता है। तो 12/144 का मतलब 1440 रुपए में वस्तु को बेचना चाहता है ना। इसका मतलब हो गया कि 350 में तो बेच दिया, बेचा। ठीक है ना। उसे अन्य दोनों पंखों को एक साथ कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए। ठीक है। अब वो आपको पता है कि एक तो बच गया, दोनों की 8, दोनों की, क्योंकि लाभ प्रतिशत कैसे सीपी निकालते हैं। 800 रुपए की चीज है, सॉरी कितने की, 800 रुपए। दोनों पंखों की कीमत कितनी है, 800 है। 800 रुपए की चीज कितने अधिक पर बेचे, वो भी परसेंट में, कि हमें इतना हो जाए। तो मैं कहता हूं, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर यहां से मैं 350 घटा दूं, ठीक है ना, तो 0 14 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है ना। और ये 0 1, 1090, मतलब 800 रुपए की चीज अगर 1090 में अब अगर बेच दें, जो दो पंखे बचे हैं, एक को तो 350 में बेच दिया, लेकिन तीनों को मिला के मुझे 1440 में बेचना है। मतलब मेरे पास 2 बचे हैं जिनकी कीमत 800 रुपए है, मुझे अब 1090 में बेचना है। 1090 में जब बेचेंगे तो 800 से कितना अधिक बेचेंगे, तो आप कहेंगे कि 290 में अधिक बेचेंगे। तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा यही बताना है। ठीक है ना। तो मैं यहां पे कहूंगा कि 8 त्रिक 24, ठीक है ना, 8 त्रिक 24, 5 29 और 8 छंग 48, 8 छंग 48, ठीक, 36 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन है, ये मिल जाएगा। 250, 8 2 16, 4 20, 8.40, तो 36.25% पे क्या करेगा, वो बेचेगा उन 2 पंखों को। तो उसको, उसका जो होगा, जो टारगेट होगा कि ओवरऑल हमें 22% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। करा कि एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर प्राप्त होती है। आर का मान ज्ञात कीजिए। आप समझे पूरा सवाल को। मतलब कह रहा है कि रेट सेम है, टाइम 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष में जो प्राप्त धनराशि है, मतलब कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर है 8% की, निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि यहां पे साधारण ब्याज की बात कर रहा है, यहां पे धनराशि की बात कर रहा है प्राप्त, इसका मतलब ये अमाउंट है, अमाउंट है। और यहां पे क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा था। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, रेट 8% दे रखा है, रेट 8% दे रखा है, अगर टाइम 4 वर्ष का है, 4 ईयर का है, तो प्रिंसिपल पे, ठीक है ना, प्रिंसिपल फिर PRT, चूंकि अमाउंट की बात किया है ना, तो PR क्या है, R है, और T कितना है, 4 है अपॉन 100। कह रहा है कि ये बन गया क्या, ये अमाउंट, और कह रहा है उसी प्रिंसिपल पर P पर 8% की दर से 14 वर्ष में प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो और ये अमाउंट दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना, बराबर है। तो आप जानते हैं कि P से P, सॉरी ये नहीं कट पाएगा ऐसे, तो ये उधर जाएगा, क्या करेगा, उधर जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ये P को मैं ऐसे ही ले लेता हूं, और ये उधर जाएगा, तो PR अपॉन 100 में यहाँ से कॉमन आ गया, PR अपॉन 100 कॉमन आ गया। तो मुझे पता 10 - 4 करूंगा, क्या 14 - 4 करूंगा तो क्या हो जाएगा,
ये 10 हो जाएगा। इस P से P कैंसिल हो जाएगा और 10 दाम 100 आ जाएगा। तो मुझे इतना पता चल गया कि R की वैल्यू कितना होगी बेटा, 10% हो गई। सवाल समझ में आ जाएगा तो लाइन में ही आप सवाल को निपटा देंगे, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आगे चलते हैं। कह रहा है कि निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला कितना, 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1.996.80 रुपए है। था उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर, है ना, उसी धनराशि उसी ब्याज दर पर उसी समयावधि का साधारण ब्याज 1920 है। उस धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले उसी ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद मिश्रण कितना होगा, 3 वर्ष बाद मिश्रण कितना होगा। तो आप मेरी बात ध्यान समझिएगा। हालांकि ऑप्शन में जो कुछ भी दे रखा, तो मैं ये कहता हूं कि जो कोई धनराशि है ना, ये 1920, पहले आप रेट निकाल लो बेटा और कुछ मत करो। क्या निकालो? रेट निकालो। मैं कहता हूं कि अगर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1996 हो गया, ये 1996 हो, ये 1920 है ना, तो 76.80 हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर 1920 साधारण ब्याज मिला है तो आप मेरी बात समझिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 6 12। इसका मतलब है कि कोई प्रिंसिपल था जिसपे 960 पहली साल मिला, दूसरी साल भी 960 मिला, लेकिन दूसरी साल ये तो साधारण ब्याज हो गया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। और यहीं पे जब इसको दोबारा ले लूंगा आगे तो 960 मतलब कितना हो जाएगा, 1920 जो है ना 76.80 मतलब कि 76.80 रुपए इस 960 में मिलेगा। तो 2 साल का ये क्या बन गया, हमारा CI बन गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बात यहाँ पे लिखी। तो बस आप रेट डायरेक्टली यहाँ से निकाल पाएंगे और आपका सवाल का आंसर बन जाएगा। यहाँ से आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि 960 रुपये पर आपको 76.8 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला है, 80। ठीक है ना। तो इस पॉइंट से इस दोनों से ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि 12 छंग 72 और 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 8 है क्या हो गया, 64 आ गया। आप आराम से कह सकते हैं कि सर 8% है, ठीक है ना। कितना है, 8% है। और आप जानते हैं कि 8% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 25.97 होता है, लगभग 26% होता है, लगभग 26% होता है, ठीक है ना। अगर ये बात नहीं पता है तो अभी बता देता हूं मैं आपको। यहीं से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो आप चाहो तो कह रहा उसी धनराशि के लिए चक्रवृद्धि रूप से चक्रवृद्धि होने वाले उसी ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, 8% था, रेट कितना निकाल लिया आपने, 8% निकाल लिया। देखो रेट कितना निकला, 8%, 8 है 64। अब ये समझिए, यहां लिखता हूं, कोई प्रिंसिपल है, कोई क्या है, प्रिंसिपल है, उस पर 8% की दर से 1 वर्ष में वो 960 हो जा रहा है। आप कहेंगे यस सर, तो ये कितना हो जाएगा, 12, 2 जीरो इसका चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है ना वो कितना है, वो 12,000 है। मुझे तो पता है कि 8% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है। तो मैं जानता हूं कि 25 देखो 12,000 25.97 होता, मतलब ये मोटा मोटा 26% मान लेता हूं, 25 प्लस 1 26। आप बताइए कि जब 100% की वैल्यू 12,000 है तो 1% की वैल्यू कितना होगी, आप कहेंगे सर 120 होगी। मेरी बात समझिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कम आएगा इससे आंसर, 20 से कम आंसर आएगा, बस इतना जान जाओ, बस आगे वाला मिल लो। इसका मतलब 54 नहीं बनेगा, 45 नहीं बनेगा, ठीक है ना, 54 45 देखता हूं। चलो अच्छा, फिर कह रहा हूं कि 25% मतलब क्या होगा, 1/4, 1/4 का मतलब हुआ कि 3,000। तो 12 3 15,000, यहाँ पे इसका मतलब आप जोड़ दो। तो जब यहाँ पे 26% अप्रॉक्स आप निकालोगे तो 26% थोड़ा कम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि आप परसेंट निकालोगे, इस परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, तो जीरो और लगाओ, 12 छंग 72 के 2 हासिल क्या 7, और बाद में 24 6 30 1 31, 126% निकालेंगे ना, 126%, क्योंकि मिश्रधन पूछा है। कितना निकालेंगे बेटा, 126%। तो 12 छंग 72 के 2 हासिल 7, बाद में 24 6 30 31 के 1 हासिल 3, 12 कम 12 3 कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा 15, और जीरो लगा दिया, 15,120। इसका मतलब है कि 15,120 ये 600 है, ये 15,116। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, कुछ भी कैलकुलेट करने की उस तरह की जरूरत नहीं है। आप ये जानते हैं कि 2 साल का अगर कोई धन है तो 2 साल का साधारण ब्याज ऐसे होगा,
1920 मिला था, तो चूंकि हमेशा प्रिंसिपल पे ही मिलता है तो मैंने डिवाइड कर दिया, मुझे पता चला 960 कितना हो गया, 76 20 80 एक्स्ट्रा है, 960 पर 76 80 एक्स्ट्रा है, 8% मिल गया। और मुझे पता है कि 8% की दर से 3 साल का ऐसे निकाला जाता है, 8 8 8 प्लस 3 गुणे 64/100 प्लस 8 है 64 512 बटे कितना हो जाएगा 100, 8 3 24, ठीक है ना। और यहाँ पे करूंगा 118 180 12 192, तो 24 प्लस 1.92 तो कितना हो गया 25.92, 25.92 समथिंग और आ गया 26 के पास पहुंच गया। इसीलिए मैंने कहा कि 26% की वैल्यू निकालो, उससे थोड़ा आंसर आएगा, 115 116 हो जाएगा, एग्जैक्ट मत निकालिए। आगे 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है। इसका मतलब है कि दोनों, और क्या कह रहा है, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब दोनों ट्रेनें जब एक ही दिशा में जाएंगी तो एक दूसरे की दूरी को क्रॉस तो करेंगी, ठीक है ना। इसका मतलब कितनी दूरी क्रॉस करेंगी, तो आप ये कहेंगे लेकिन उनकी जो चाल होगी ना, जो रिलेटिव स्पीड होगी, उनका डिफरेंस ले लिया जाएगा। क्या डिफरेंस ले लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन ए, तो ए की चाल कितना है 81 है, बी की चाल नहीं पता है तो बी की चाल मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो 72 सेकंड में क्रॉस करती है, तो मैं ये कहूंगा कि दोनों की लंबाई को क्रॉस करूंगा, ठीक है ना। कह रहा है कि जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं लेकिन विलोम दिशा में चलने पर, मतलब विपरीत दिशा में चलने पर दोनों को पास करने में 36 सेकंड का समय लगता है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक बार जुड़ेगी एक बार घटेगी। तो मैं ये कहता हूं कि 81 माइनस बी, ये क्या होगा उनकी रिलेटिव स्पीड, और इनटू में टाइम करूंगा तो कितने से 72 से, ठीक है ना। 81 माइनस बी, लेकिन बी आया क्या, बी जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, इस बात को ध्यान देना। आगे क्या कह रहा है कि जो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे वो 81 प्लस बी हो जाएगा और इनटू कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो 36 दूना क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि 81 गुणे 2 माइनस 2b है, उधर जाएगा 3b हो जाएगा, और ये माइनस का 81 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3b, ठीक है ना। 81 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 1 2 गुना मतलब कितना आएगा 81 आ जाएगा। कितना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई, है ना। b की वैल्यू 27 क्या आया बताओ जरा, तो आप कहेंगे 27 किलोमीटर पर आवर b की चाल है। b की चाल कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा गया है कि ट्रेन b की लंबाई 600 मीटर है, ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें, क्या होगी, ठीक है ना। तो आप चाहो तो डिस्टेंस निकालने के लिए वहां से निकाल सकते हो, एक चीज और, बी निकल गया है तो जब ट्रेन, देखो आप चाहे यहां वैल्यू रख दो चाहे यहां रख दो, निकल जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ये क्या लिखा है 81 माइनस बी, है ना, 81 माइनस बी, ये क्या है चाल, और गुणे क्या है टाइम है, तो 72 है, ठीक। और बी की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया है, तो मैं क्यों ये लिख रहा हूं, मैं तो यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, मैं 27 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 27 लिखूंगा। ये हो गया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपको पता है कि 600 मीटर डिस्टेंस प्लस किसकी बी की लंबाई 600 मीटर, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर मान लिया कि लंबाई ए है ट्रेन की, ए की लंबाई वही हमसे पूछा है, आराम से बता दूंगा। तो यहाँ 11 में से 7 गया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा बेटा। ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ये सेकेंड है। तो ये 600 बन गया और प्लस का ए है, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 54 दूना 108, 108 1080 में से 600 घटाऊंगा तो 480 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए की लंबाई कितनी हो गई, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ भाई कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को, आप कहेंगे नहीं सर। 2 पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है, समकोण बनाती हुई, समकोण कब बनेगी, ये इधर जाए और ये इधर जाए तो इनके बीच में समकोण बन जाएगा। 2 सड़कों पर 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, 15 सेकंड के बाद, तो ये स्पीड इंटू टाइम। मैं क्या करता हूँ, एक बात ध्यान सुनो कि ये जो स्पीड दी है ना किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको जब मैं क्या करूंगा बेटा 5/18 से मैं गुणा कर देता हूँ, 5/18 से, और किससे करूंगा ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी मैं 5/18 से गुणा करने के बाद इसको क्या करूंगा मैं 15 से गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। 18 दूना क्या हो जाएगा 36, 5 दूना 10 और 15 धामा कितना बनेगा 150, ठीक है ना। 150 मीटर इधर चला, और आप ये कहेंगे कि
6 तरीक 18 और 6 अठे 48, 3 पचे 15, तो 25 अट्ठे 200। इसका मतलब है कि 200 मीटर इधर चला। तो आपसे पूछा है कि बाद 15 सेकंड के बाद दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी होगी। इसका मतलब इस पॉइंट से एक बस इधर चली, एक बस इधर चली। तो आप ये समझिए कि ये तो बन गया ट्रिपलेट। कैसे कैसे आप ये कहेंगे क्या कि इस पॉइंट से एक बस इधर चली, एक बस इधर चली, तो दोनों की दूरी इतनी हो गई। तो ये वाली जो चली वो 150 चली, ये कितना चला, 200 चला। तो 50 तिया और 50 चौका, ठीक, 3 4 कितना हो जाएगा, 5, है ना, कितना हो जाएगा, 5। जो आंसर जो कि जो का 5 का मल्टीपल होगा, सारे हैं। तो आप देखिए इसको 50 से मल्टीप्लाई, इसको 50, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। बस मैंने ट्रिपलेट निकालने के लिए ऐसा किया, क्या 250 आ जाएगा, 250 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्ष की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 है, तो वह धनराशि क्या है, धनराशि अपने आप में 100% होती है। धनराशि कितना होती है, 100% होती है। मेरी बात ध्यान समझिए कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए 4 पंचे 20%, कितना हो गया, 20%, परसेंट मत लिखिए, ठीक है ना। अगले 3 वर्षों के लिए 8%, 3 अठे कितना हो गया, 24 हो गया। तो कितना कितना हो गया, 3 और 4 7, 7 से अधिक के लिए 10%, 3 7 10 त्याई 30। अरे भाई 7 साल हो गया, 7 से अधिक के लिए क्या बढ़ेगा, 10% हो जाएगा, 10% होगा। और 10 वर्ष के लिए तो बचा 3 साल, 10 त्याई 30 हो जाएगा, 30% हो गया। और क्या कहता है कि 100% की वैल्यू निकालना है और इतने की वैल्यू 1850 दे रखा है, ठीक। कुछ नहीं करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 30 50 40 70 4 74, मतलब कि 18 50 को मैं 74 से बटे 74 गुणे क्या करूंगा, गुणे, हाँ ठीक है, गुणे क्या करूंगा, 100 गुणे 100 कर दूंगा। बस आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा, कितना हो गया, 100, ठीक। तो किससे कट करूं इसको बेटा, 74 37 से, 37 दूना 74, 37 पंजे 185, 50 हो गया। और इसको मैं 50 से करूं या इसको 25, चलो 50 से कर दिया, तो 50 गुणे 50 कितना हो गया, 2500। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, एक ही स्टेप में सवाल को निपटा देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।